तो ये ज़मीन J&K में आपको सारों को पता है, ये एक अपने आप में कंट्री थी, तो अपनी एक पहचान थी। तो हमारी तो पूरी तरफ से कोशिश रहेगी, हमारे जहाँ जहाँ भी एरिया में लोग हैं, कि हम इसको जितना बचा सकेंगे उतना बचाएंगे। कि आर्टिकल 370 का उतना फ़ायदा नहीं था जितना नुकसान था। नुकसान ये था कि इंडस्ट्रीज़ आई नहीं, प्राइवेट सेक्टर आया नहीं, MNCs आ नहीं पाई किसी न किसी वजह से। अब ये अलग बात है कि इसको कैसे लाना है। देखिए, मैं ना कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा हूँ, ना बीजेपी के साथ हूँ। मैं लोगों के लिए खड़ा हूँ और लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं ये हर एक को बोल रहा हूँ, आप पार्टी से ऊपर उठ के। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जो हैं केंद्र सरकार कराने जा रही है जम्मू कश्मीर में, इसमें बहुत सारा बदलाव आ चुका है, ख़ासतौर पर ग्राउंड लेवल के ऊपर। बहुत सारे नौजवान जो हैं इस इलेक्शन में कूद पड़े हैं और बदलाव का जो एक सोच है नौजवानों की, वो जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे दिख रही है। तो हमारे साथ जो है आज एक नौजवान जुड़े हैं। आज जो है वो डीडीसी के चुनावों में जो हिस्सा लेने जा रहे हैं। महबूब मुस्तफ़ा भट्ट जो हेल्पिंग हैंड के चेयरमैन रहे हैं, और ख़ास तौर पे अगर इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हम देखें तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जो है कांग्रेस से जुड़ा था। उसके बाद कांग्रेस से किनारा कशी करके जो है अब इन्होंने अपना एक दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने काम किया, इंडस पीस फाउंडेशन और उसके बाद हेल्पिंग हैंड। तो आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। शुक्रिया आपका। महबूब जी, सबसे पहले आपका मेरा सवाल ये रहेगा आपसे कि किस तरीके से आपने ये फैसला किया कि आप भी डीडीसी के चुनावों में हिस्सा लेंगे और बलेसा की पहचान बनेंगे? देखिए, चुनाव का तो देखा जाए तो पिछले 17-18 साल से मैं पॉलिटिक्स में था, कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था और हर डिफरेंट पोस्ट पे, मतलब कांग्रेस की स्टूडेंट विंग से स्टार्ट किया था, फिर यूथ कांग्रेस में, फिर उसके बाद एक नया डिपार्टमेंट राहुल गांधी ने बनाया था रेडी वाले या रिक्शा वालों के साथ, जिसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता था। तो मैं 8 स्टेटों का इंचार्ज था। तो जब लोगों से मिला, काम करने को मौका मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पे एक लॉबी सिस्टम था जिसने कांग्रेस को हमेशा तबाह और बर्बाद कर दिया, उसका असरात मुझ पे भी आए। मतलब एक फैमिली से मैं जुड़ा हुआ था, फैमिली से एक था, तो कहीं ना कहीं लोग उस पर एतराज़ जाहिर करते थे। कहीं अगर मैं कहीं किसी को अपॉइंट करता था या किसी को चलाता था, दूसरे लोग प्रॉब्लम उसमें डालते थे, या कहीं मैं मीटिंग करता था तो रात को फ़ोन करते थे कि इसकी मीटिंग में नहीं जाना। तो कहीं ना कहीं एक नाराज़गी जाहिर करते हुए मैंने, अब ये जो बात फैलाए जाते कहीं भी कि इस्तीफ़ा दिया, लेकिन इस्तीफ़े के साथ मैंने एक नाराज़गी जाहिर की। वो आप घर में भी बेटा बाप को देता है या कोई भी, कि हम नाराज़ हैं कि हम तो आए हैं मैदान में खिदमत खलक करने के लिए, काम करने के लिए। हमें ये नहीं है कि अपना घर बनाना है या अपने गाड़ियाँ खरीदनी है, कुछ भी अपना पेट पालना है। पहले से ही हमारे ख़ानदान, मेरे वालिद साहब भी एक पॉलिटिकल फैमिली के होते हुए भी एक उनका बलेसा बॉन्सवा डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन रहे। वो उस दौरान भी कितने स्कूलों का अपग्रेडेशन हुआ, हॉस्पिटल आए, हेल्थ सेंटर्स आए, आंगनवाड़ी सेंटर्स आए, रोडों के जाल बिछा। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि ज़रूरी पोस्ट होनी चाहिए तो तभी काम किया। खिदमत खलक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको MLA बनना है या MP बनना है तभी होता है। फिर कहीं ना कहीं अब जब हेल्पिंग हैंड का आपने जब जिक्र किया, तो 6 महीने में हमने लॉकडाउन में जो काम किया, फिर भी हम अभी पूरी जगह नहीं पहुंच पाए। अभी चल ही रहा, हर महीने कोशिश रहती है कि हम हेल्पिंग हैंड के ज़रिए राशन भी दें। लेकिन इसके साथ आपने पहले भी एक इंटरव्यू तब किया था, हमने पहला J&K का फूड बैंक और कपड़ा बैंक यहाँ पे भले इसमें स्टार्ट किया, और जो अभी भी चल रहा है। जब भी कोई ऐसे ज़रूरतमंद आदमी आता है तो वो वहाँ से राशन या कपड़े ले जाता है। महबूब जी, संक्षेप में बात करूँगा कि ख़ास तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हैं, इन चुनावों में आपके मुद्दे क्या रहेंगे, मेन मुद्दे? क्योंकि ये एक रूरल एरिया है और ख़ास तौर पे इस एरिया को आज़ाद साहब के नाम से जाना जाता है। आज़ाद साहब ने यहाँ पर काम भी किया, जो लोगों का कहना है। तो क्या किस तरीके से आप दिल जीत सकते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि कांग्रेस का एक गढ़ है ये, इस गढ़ से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में से आप सीट उठा ले जाएं, कहीं ये लोगों को भी नामुमकिन लगता है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत, जो जिस तरीके से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, एक फ़ोन पे आप लोगों के पास चले जाते हैं, क्या आपको लगता है लोगों को आप सेटिस्फाई कर पाएंगे कि आप ही कैंडिडेट हैं जो डीडीसी के लिए सही उम्मीदवार हैं? देखिए, मैंने पहले भी बोला कि हमारी सोच जो है और नीयत ये है कि खिदमत खलक करना, लोगों के काम करना। और रहा सवाल कि हमने क्या सोचा है कि क्या करेंगे, उसमें सबसे पहला इशू यही है, डेवलपमेंट का इशू। मैं हर एक को जहाँ भी जाता हूँ एक मैसेज देता हूँ, पार्टी से ऊपर उठ के, जातवाद से ऊपर उठ के, और इंसानियत के लिए काम करें। क्योंकि इस टाइम एक भाईचारा तोड़ा गया है यहाँ पे।
एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैं कहूँगा दोनों तरफ से, ये नहीं कि एक ही तरफ से, कम्युनलिज्म दोनों तरफ से फैला हुआ, एक दूसरे से इतनी नफरत हो गई है कि जब भी किसी से बात करो तो अपनी अपनी फिक्र में है कि उसको हमारा क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ अनासिर हैं जिनकी वजह से ये हालात हैं, लेकिन आपस में भाईचारा टूटा नहीं है। तो हम आज भी ये हर एक को मैसेज देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, क्योंकि हम इधर एक साथ रहते हैं, एक साथ। अभी मैं मातम में था, वहाँ हिंदू भाई भी थे, मातम मुस्लिम का था, तो वहाँ भी हर एक प्रेजेंट था। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई किसी को बाइकाट किया हुआ है। उस भाईचारे को और मजबूत करना है। दूसरा मुद्दा जो आपने आज देखा होगा, लॉकडाउन में हमारे मजदूर कितने बाहर फंसे थे। उन मजदूरों के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ताकि वो हिमाचल, असम, ये भूटान या कहीं भी जो साउथ इंडिया बड़ी जगहों पे फंसे हुए थे 2-2, 3-3 महीने, जिन्होंने बोला कि हमें सिर्फ घर पहुंचाओ, बेशक हम वहीं मर जाएं कोरोना वायरस से, लेकिन यहाँ नहीं। तो उसमें हम कर सकते हैं कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़, हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड काम कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जैसे आपका शहद की फैक्ट्री, जो बड़ी बार बोलते हैं कि यहाँ आपका, जो मेरे साथ बड़े लोग विजिट करते हैं कि आपके यहाँ जी सफ़ेद शहद बड़ा मशहूर है, अगर उसी को हम अच्छी तरह पैकिंग करें तो उसी तरीके से दवाइयों की फैक्ट्रियाँ, जब हम हमारे हिमाचल में, वो भी पहाड़ी एरिया, यहाँ एक्सक्यूज़ दिया जाता है ये जी पहाड़ी एरिया है, कनेक्टिविटी नहीं है। हिमाचल भी तो पहाड़ी एरिया है, वहाँ ठंडा एरिया है, वहाँ पे दवाइयों की फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, वहाँ और भी फैक्ट्रियाँ खुली हुई है। तो हमारे यहाँ एक्सक्यूज़ क्यों? क्योंकि वो एक्सक्यूज़ इसलिए रहे कि यहाँ पॉलिटिशियंस ने बस नरेगा, MP लेड, CDF, इसी तहत लोगों को रूम घुमा के रखा और उससे ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाए। आज जहाँ जहाँ जाता हूँ बहुत रोष मिलता है, कहीं हमारे प्रति भी है, लोगों के प्रति भी। हर एक को सोचते नहीं जी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ हमारी भी गलती रही है कि हमने खुल के अवेयरनेस नहीं दी कि यार और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। यहाँ पे सिर्फ नरेगा पे ही नहीं रहे, क्योंकि मैं बार बार सबको बोलता हूँ, अगर मान के चले कल सेंटर की स्कीम आती है कि नरेगा को बंद किया जाएगा, यहाँ RBA सर्टिफिकेट है, क्योंकि जिसके आपने देखा होगा कि इधर RBA से ज़्यादातर लोग KS ऑफिसर या डॉक्टर या इंजीनियर बने। कल अगर RBA भी बंद हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? तो हमें अपने रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे ताकि हमारे लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ये हमारा काम रहेगा और हमारा मुद्दा यही रहेगा, जितना हो सके हम यूथ के लिए एक रोज़गार का ऐसा फराहम कर सकें ताकि वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। लेकिन आपको लगता है कि रोज़गार ही ऐसा मसला है जिसको लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपके साथ चलेंगे? कहीं ना कहीं कुछ सियासी मसले ऐसे भी हैं, इसमें लैंड लॉज है, 370 है, ये सब मुद्दे ऐसे हैं जम्मू कश्मीर में जिसके ऊपर सियासत खेली जा रही है। क्या आपके मुद्दे भी इसके साथ जुड़े होंगे? देखो 370 की बात अगर करें तो सबको पता है कि वो एक इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ था, और सबको उसे भी पता है कि 1962 से लेकर ही इसको कब कब तोड़ा गया। आप कितनी भी किताबें पढ़े, उसमें खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है कि ये इट हैज़ बीन इरोडेड, और एक और जगह गुलजारी नंदा ने कहा है ये एक सिर्फ नटशेल रहा है, बाकी इसमें कुछ रहा नहीं है। आपको खुद पता था कि इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही रह गए थे। जो बिजनेसमैन बाहर से थे उन्होंने तो कश्मीर में बिजनेस करना शुरू भी कर दिया था, होटल्स थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे सारों की। ये एक बहाना था पॉलिटिकल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। कहीं ना कहीं वो पुरानी मिसाल थी कि वो एक औरत को जो लंबा चौड़ा हो जाएगा, कि एक औरत को गढ़ा दिया था कि 3 दिन इसको संभाल के रखें, लेकिन चोरी करते करते उसमें से 3 दिन खाली करते। वैसे ही आर्टिकल 370 को ये खाली कर चुके थे। अगर मैं कहता हूं तब हमें इस पर शोर करना था, जब सदर रियासत से इसको चीफ मिनिस्टरशिप तक अगर तब रोका गया होता शायद ये आज हाल नहीं होता। तो जो लैंड लॉज है खास तौर पे ज़मीनों के ऊपर, क्योंकि यहाँ के लोगों को शायद 370 से उतनी मोहब्बत नहीं, जितनी ज़मीनों के साथ मोहब्बत है। तो ज़मीनों के कानून को जो है वो नया कानून लाया गया, उसमें कोई भी ज़मीन ले सकता है। क्या आप DDC के अगर यहाँ से उम्मीदवार चुन के आगे आए तो क्या आप लोगों की आवाज़ बन के खासतौर पर उनकी ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ देंगे? नहीं, बिल्कुल देंगे, क्योंकि देखो ये ज़मीन J&K में आपको सारों को पता है ये एक अपने आप में कंट्री थी, तो अपनी एक पहचान थी। अब हम मर्ज हो गए, उसके बाद क्या हुआ सबको पता है, ये लंबा एक इसमें विषय बन जाएगा। तो हमारी तो पूरी तरफ से कोशिश रहेगी, हमारे जहाँ जहाँ भी एरिया में लोग हैं, कि हम इसको जितना बचा सकेंगे उतना बचाएंगे, आगे आएंगे हर एक भी तरीके से। चाहे आप लीगली जाएं, चाहे हम फ्रंट पे किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना पड़े या दिल्ली भी जाना पड़े, हम जाएंगे, क्योंकि देखो बात करके ही होता है, बिना बात के तो कोई मुद्दा नहीं निकलता। तो दूसरा नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि नौजवान जो है जम्मू कश्मीर के वो अभी कंफ्यूज है कि उनकी जॉब्स किस तरीके से सिक्योर होंगी, और ख़ास तौर पे जॉब रूरल लेवल पे किस तरीके से क्रिएट होंगी, और ऐसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो बनाए जाए और जिससे जो है ख़ास तौर पे रूरल एरिया में जो है जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे कोई प्रोग्राम आपने देखे हैं कि जो आप यूथ के लिए जो है सामने लाएं? देखा, आपने पहले आर्टिकल 370 की बात की, आपको पता होगा कि आर्टिकल 370 का
उतना फ़ायदा नहीं था जितना नुकसान था। नुकसान ये था कि इंडस्ट्रीज़ आई नहीं, प्राइवेट सेक्टर आया नहीं, एमएनसीज आ नहीं पाई किसी न किसी वजह से। अब ये अलग बात है कि इसको कैसे लाना है, इसमें सबकी ज़रूरत होगी, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट तो सिर्फ एक पॉलिसी बनाती है या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों का साथ है। हम कितने अवेयर होते हैं उतना तब होगा। CSC सेंटर, स्किल इंडिया, कितने स्कीम्स हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। वो जब ख़त्म हो जाती है तब हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ। ना हमें बताया जाता है, ना हमें अवेयर किया जाता है। हमारी कोशिश रहेगी जितने स्कीम्स हैं, जितनी पॉलिसीज़ सेंटर JNK के लिए बनाएगी, उतना पब्लिक तक उसको पहुंचाएंगे। हमने ये भी सुना था कि आपकी हेल्पिंग हैंड ने एक प्रण दिया है कि आप भलेसा को एक प्राइवेट हॉस्पिटल, NGO, चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है वो देंगे, और वो कब तक भलेसा के लोगों को मिलेगा और किस तरीके से उसकी एस्टैब्लिशमेंट होगी? देखिए, हमारी बात चल रही जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ था और उसी टाइम हमने ये सोचा था कि जब ये हालात देखे थे हॉस्पिटल्स में कि वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ तो छोड़े डोडा तक भी ये सुनने को मिला कि अभी कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, अल्ट्रासाउंड के लिए किश्तवाड़ जाना पड़ता है। हमारे पास वो छोड़ो, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट डोडा पूरे से भलेसा नहीं कि हमारे पास एक ICU वाली एम्बुलेंस नहीं है। कल कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद अगर फर्स्ट एड चाहिए तो फर्स्ट एड के लिए एक सिंपल एम्बुलेंस आती है, फिर उसको जब तक जम्मू या डोडा पहुंचाते हैं तब तक इंसान जा चुका होता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रायोरिटीज़ है जिसको हमें दौड़ के और खींच के लाना है। तो हमारी प्रायोरिटी और हॉस्पिटल तो हम बात चल रही है कि इसमें थोड़ा सा डॉक्टर का हमें देखना है, क्योंकि हम बात चल रही है लेकिन डॉक्टर कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि यार आपका हिली एरिया है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। उस पर बात चल रही है कि किस तरह से अगर चलो हफ्ते में ना आए, महीने में भी अगर स्पेशलिस्ट आ जाए तो कोशिश तो करें, एक बार उनको एंट्री तो करा लें ताकि फिर उनको भी लगेगा नहीं यार यहाँ ज़रूरत है। दूसरा, आपने सुना था कि डिजिटल इंडिया में जो है आप एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का यहाँ पे उद्घाटन करने वाले हैं भलेसा के लोगों के लिए, ख़ासतौर पे उन नौजवानों के लिए जिन नौजवानों को जो है अभी तक IT सेक्टर में जॉब नहीं मिली है। और ये भी देखा गया है कि जितना भी आगे फ्यूचर जॉब्स हैं वो ज़्यादा जो है कंप्यूटर रिलेटेड ही है। तो उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि अगर ये इनिशिएटिव कब तक जो है भलेसा के लोगों को मिलेगा? अभी 2 इनिशिएटिव है, एक सिर्फ कंप्यूटर नहीं, हमने किताबें भी लाई है, एक लाइब्रेरी हम सेटअप कर रहे हैं। किताबें और बुक्स, ये क्या कहते हैं, ड्राइंग बुक्स हैं, बड़ी कुछ स्टेशनरी हम ला चुके हैं। और एक लक्ष्यम NGO है जिन्होंने हमें सपोर्ट ही उसमें किया है। उसी तरीके से कंप्यूटर एजुकेशन के लिए हमारी बात चल रही है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ हमारा टाइप हो जाए, क्योंकि सेटअप हमारे पास सारा है कि ताकि जो डिग्री हो वो वैलिड हो। ये नहीं कि कोई डिग्री ऐसी हो तो कल जाके फिर बच्चा भी फंस जाए। तो हम चाहते हैं कोई डिग्री ऐसी वैलिड हमारे पास एसोसिएशन हो जाए किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का, ताकि बच्चों को भी फ़ायदा हो उसका। कुछ नेता ऐसे भी हैं जो वादे करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो भलेसा के लोगों को क्या एक ऐसा लीडर मिलेगा जो बात भी करे और काम भी करे? देखा, हमने हर एक के साथ प्रण रखा है कि 1 साल का टारगेट, 1 साल में अगर हम नहीं कर पाए तो हम खुद रेजिग्नेशन दे देंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि हम उस काबिल नहीं हैं। कोशिश रहेगी, हर एक का साथ रहेगा तो हम बहुत आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम घर के लिए राजनीति नहीं कर रहे, हम घर के लिए सियासत नहीं कर रहे हैं। आपको पहले भी बोला, हम खिदमत खलक के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि आपका कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के खिलाफ काम कर रहे हैं, बीजेपी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि आप कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो क्या आप कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं या आप लोगों के साथ हैं? देखिए, मैं ना कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा हूँ, ना बीजेपी के साथ हूँ। मैं लोगों के लिए खड़ा हूँ और लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं ये हर एक को बोल रहा हूँ, आप पार्टी से ऊपर उठ के, ना मैं उधर हूँ ना मैं इधर हूँ। मैं सीधा ये हूँ कि हमारे ख़ानदान ने हमारे जो दादाजी गुलाम रसूल आज़ाद से जब उन्होंने हायर सेकेंडरी और उसके बाद रोड जो दी, फिर हमारे वालिद साहब आज़ाद साहब, और वो तो आपको खुद पता है कि गोल्डन पीरियड रहा है यहाँ का। तो हम उस तर्ज पे चल रहे हैं कि हमारा काम है, हमारे खून में है कि खिदमत खलक करना, अपने घर नहीं बनाना। अपने घर तो कहीं ना कहीं जो है घड़ी घड़ी ये आज़ाद का नाम जो है आपके साथ जुड़ जाता है। क्या आप पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर नई एक सियासत का आगाज़ करना चाहते हैं कि लोग जो है कैंडिडेट को देख के, उम्मीदवार को देख के वोट दें, पार्टी को देख के वोट ना दें? क्या ये शुरुआत जो है आप आगे भी जारी रखेंगे? ऐसे लड़के जो है, आप जैसे लड़के अलग अलग DDC कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो खड़े होने की संभावना है? संभावना है नहीं, बल्कि मैं जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, कश्मीर हो, बाकी डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हों, जम्मू की कॉन्स्टिट्यूंसी, हर जगह बात चल रही है। हम वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि नौजवान, अच्छा यूथ जो काम करने वाला वो आए, क्योंकि बाकी लोग जब बन जाते हैं ना, आपने खुद देखा, जो बन जाते हैं वो एक्सक्यूजेस बना के बस नरेगा के पीछे लगे रहते हैं। क्या नरेगा के अलावा भी स्कूल्स हैं, उनमें
फैसिलिटीज़ नहीं है, उनमें लाइब्रेरी नहीं है, उनमें एजुकेशन आपका स्किल का नहीं है, हॉस्पिटल है उनमें डॉक्टर्स नहीं है, रोड है तो उसमें लुक नहीं है। इतनी चीज़ें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ सरपंच हजार जो हुए उन्होंने काम किया, लेकिन कुछ ऐसे भी निकले जो नरेगा से बाहर ही नहीं निकले। बीडीसी चेयरमैन बने, मैंने देखा जम्मू में बड़ी जगह पे उन्होंने ऐसा काम किया कि जो एमएलए भी नहीं कर सकता, लेकिन कहीं जगह ऐसे हैं कि जो नरेगा से बाहर नहीं निकले। तो हमारे को ना नरेगा से भी ऊपर उठ के काम, ये सिर्फ नरेगा ही नहीं है। तो उसके अलावा जो आपका भलेसा है, खासतौर पर जो डिप्टी कमिश्नर ढोडा भी हैं, डॉक्टर सागर डी डायफोडे, उन्होंने भी जो है एक आपके बाल पदरी का दौरा किया। उसके बाद एक झरना है आपका यहाँ गुंदों में, उसका भी दौरा किया और वहाँ पे भी जो है गेस्ट हाउस का तामीर शुरू हो गई है। क्या ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर और ख़ास तौर पे अगर ऐसे नौजवान लीडर, आप जैसे लीडर जो है आगे आए, तो आने वाले वक्त में क्या भलेसा के लोगों का जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसको भी जो है इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, कहीं आपने देखा होगा हेल्पिंग हैंड के ज़रिए हमने 3 दिन का एक कैंप लगाया था पदरी में, जिसमें हमने डस्टबिन्स भी वहाँ इंस्टॉल किए थे, जो ग्रीन डस्टबिन्स, और सफाई सारी की थी। और उसका भी बड़ा अप्रिशिएट सब लोगों ने किया, क्योंकि उसकी तरफ नज़र दिखाई। क्यों, ये मेरे वालिद साहब का एक सपना था कि टूरिज़्म के लिहाज से उसको पहुंचाया जाए वहाँ पे, ताकि रोज़गार रहे। मैं अभी 1 महीना पहले गुलमर्ग गया, वहाँ पे लोगों का प्रॉब्लम था। 10,000 लोग से भी ज़्यादा एसोसिएट हैं गुलमर्ग टूरिज़्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ, मतलब यानी कि टूरिज़्म के साथ। तो कितने रोज़गार हो, लेकिन आज बेचारे वो सारे बेरोज़गार हुए। वहीं से मेरे फादर का एक विज़न था कि हम पदरी तक रोड ले जाएं, और जिसका सूरी साहब के टाइम और सेंटर हुकूमत थी कांग्रेस की, तो उस टाइम एक प्रपोजल बनाया गया कि वहाँ तक जो मस्जिद है, जामा मस्जिद तक, वह एक टेंडर निकाला गया। पहले 100 करोड़ से ऊपर गया, फिर उसके बाद 50 करोड़ आया, मतलब इस तरीके से करके उसका टेंडर में निकला, और आज कहीं काम चल रहा है। देखो, अगर वो तब नहीं किया होता तो आज लॉकडाउन में ही 3-4 महीने में इतना रश रहा पदरी में, बहुत लोग विजिट जिन्होंने देखा भी नहीं था और जिन्होंने सुना भी नहीं था। तो हमारी तो कोशिश रहेगी कि हमारे जो ऐसे सिर्फ पदरी नहीं है, जवाली है, आपका क्या कहते हैं इधर से रोहाड़ी वाले एरिया में जो जितने जितने मिडोज़ है, वहाँ तक हम एक इको टूरिज़्म पे काम करें। क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग हैं, जैसे आपने हिमाचल में देखा होगा, तो वो ऐसे लोगों ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ अभी वो किसी ने एक्सप्लोर नहीं की है। तो हम चाहते हैं कि उसके लिए भी हम काम करेंगे। तो आखिरी कोई मैसेज भलेसा के लोगों के लिए, क्योंकि आप तो अब इलेक्शन के लिए आगे बढ़ ही रहे हैं, तो भलेसा के लोगों को, क्योंकि लोग जो है ना वो वोट किस तरह करेंगे वो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन क्या वो चाहते हैं, उनमें वो एक्सेप्टेंस है कि वो एक ऐसे उम्मीदवार को आगे लाए कि जिसका कोई पार्टी नहीं है, जो बात कर रहा है लोगों की कर रहा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं भलेसा के लोगों को? देखो, मेरा एक ही मैसेज है, आज भी और पहले भी और आगे भी रहेगा, कि काम के लिए वोट दें। ये नहीं देखें कि वो किस पार्टी से है, वो किस जगह से है, उसकी शक्ल क्या है, उसका नाम क्या है, क्योंकि इससे हमेशा नुकसान हुआ है। भले 2.5 साल के पीरियड के बाद वहीं का वहीं है, उससे आगे कुछ नहीं हुआ। रोडें कट रही है, लेकिन लुक अभी भी बड़ी जगह नहीं पड़ा है, और एक्सीडेंट के खतरे रहते हैं। अस्पताल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, लेकिन उसमें डॉक्टर अभी भी पूरे नहीं हैं। कॉलेज आपका बन गया, आपने भी पहले एक स्टोरी की थी, लेकिन अभी भी फंक्शनल नहीं है, उसके सामने ग्राउंड नहीं है। हमारे पास यहाँ तो छोड़े स्पोर्ट्स के लिए कहीं जगह नहीं है। पहले मैंने एक इनॉग्रेट मैच किया, वो खेतों में उन्होंने मिट्टी को साइड कर करके खेला। बड़ा अफसोस मुझे हुआ कि हमारे लीडरों ने आज तक कोई कोशिश क्यों नहीं की कि एक रूरल स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाए। सिर्फ जगह देखते हैं, उसमें थोड़ा सा पैसा आ जाता है, फिर उसके बाद वो सिर्फ होता है कि हाँ चलो MP लेड आ जाए, कुछ आ जाए, लेकिन सही मायने पे हमारा स्पोर्ट्स है ही नहीं यहाँ पे। हमारे चैन सिंह जी यहाँ से ओलंपिक्स में खेले, उनको सपोर्ट नहीं था। अगर इसी तरीके से हमारा यहाँ पे स्टेडियम में कुछ इस तरह से हो तो हम बहुत दूर जाएंगे। तो सीधा और साफ मैसेज है कि डेवलपमेंट के ऊपर आप वोट दें, और ये इनकी कोशिश है कि भलेसा के लोग, खासतौर पे जो चंगा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से एक DGC उम्मीदवार जो है अपना मुस्तकबिल को देखते हुए जो है मैदान में उतरे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को सियासी समीकरण जो ख़ासतौर पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में ज़्यादा इस एरिया में देखा जाता है, कि उससे उठ के जो है लोग डेवलपमेंट पे वोट दें, वो उस उम्मीदवार को चुनें जो उनका काम करे।